नमस्कार दोस्तों, आज हम टेस्ट सीरीज में सीटेट प्रश्न पत्र 2019 की पेडागोजी के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे, जो आगामी 2022 का सीटेट होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का पहला क्वेश्चन है बाल विकास से। तो बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं, ये क्या हैं? ये क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम रखती हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखेंगे, सामान्य रूप से हम सभी के द्वारा अधिगम को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में काफ़ी हद तक स्थायी एवं प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो इसमें हम जब देखेंगे तो स्पष्ट बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिगम को किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में 3 प्रकार के तत्वों में निर्भर करते हुए पाया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? पहला है अधिगमकर्ता या विद्यार्थी जिसके व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं। दूसरा है अधिगम अनुभव। तीसरा है मानव एवं भौतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है? तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है, वो क्या है? सही है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जा सकता है। साथियों, ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में रिपीट होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो 2022 का सीटेट का एग्ज़ाम होगा 2 दिसंबर में, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? अब पहला है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है एक मूक दर्शन होना तथा बच्चे को जो करना चाहते हैं उन्हें करते देना, ये भी क्या है? सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो थर्ड है कक्षा छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ये भी क्या है? सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 4th, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की क्या करना? निगरानी करना है। अगला है लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3rd, सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा, क्योंकि अनुकूलन एवं संगठन द्वारा हो नहीं सकता है, पुरस्कार एवं दंड के द्वारा भी नहीं हो सकता, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के संबंध में के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। तो इसमें थोड़ा देखेंगे, ये है क्या? लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन क्रिया है। लेव वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों तथा भाषा को क्या कहा है? महत्वपूर्ण बतलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। इसमें थोड़ा देखेंगे इसको, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ क्या करता है? सीखते रहता है। फलस्वरूप इसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इस विशेषता को पेस्टालॉजी ने वृक्ष और फ्रॉवेल ने उपवन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके हैं को क्या कहा जाता है? मानसिक व्यायाम कहा जाएगा, ये गलत है। मानसिक उपकरण कहा जाएगा, ये भी गलत है। प्रतिमान कहा जाएगा, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है सी, 3rd, स्कीमा। क्या कहा जाएगा? स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेली पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? साथियों, ये क्वेश्चन बार बार आपके सीटेट में रिपीट होते हैं। जो आने वाला सीटेट है दिसंबर 2022 का, उसके लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे सारे प्रश्न।
तो इसमें क्या है, पहला है बुद्धि, ये है नहीं। दूसरा है समीपस्थ निकटतम विकास का क्षेत्र, ये क्या है, ऑप्शन सही है। थर्ड है साम्य धारणा, ये भी गलत है। फोर्थ है संरक्षण, ये भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों को कहानियों एवं कर्तनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक वर्ग की अवस्था को पहचानिए। दोस्तों कोहल वर्ग, पियाजे, ये क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में देखे जा सकते हैं। इसमें है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। तो इसका राइट आंसर है क्या, फर्स्ट, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसमें थोड़ा देखेंगे ये है क्या, बच्चों के नैतिक विकास में बच्चों के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है मानवीय क्रियाओं को सही या गलत होने के अंतर करना सीखना है। बच्चे जिस तरह से सही एवं गलत के बीच अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति करना, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के साथ पर रखकर देखना तथा जब दूसरे लोग कठिनाइयों में होते हैं तो उनकी मदद करना सीखते हैं, ये सभी नैतिक विकास के क्या हैं, घटक हैं। बच्चे जिस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार वैसे ही नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? साथियों इसका क्वेश्चन देखेंगे, जो इसका राइट आंसर है थर्ड है, सुरक्षित रखने की योग्यता। लेकिन ये है क्या, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण ठोस संक्रिया की अवस्था 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है, परंतु यदि उन वस्तुओं को न देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार कर यदि समस्या उपस्थित की जाती है तो वे ऐसी समस्याओं पर मानसिक संक्रियाएं पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। इस अवस्था में बालकों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित कर जाता है। पहला है संरक्षण, दूसरा है संबंध तथा वर्गीकरण। इस अवस्था में बालक तरह, लंबाई, भार तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनात्मक अधिगम को किस रूप में देखे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, संक्रिय विनियोजित के अर्थ निर्माण की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? पहला है मीडिया, दूसरा विद्यालय, तीसरा परिवार, चौथा है पास पड़ोस। तो इसका राइट आंसर है क्या, फर्स्ट। चारों के चारों क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? विशेषताएं हैं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रक्रिया करने की योग्यता है। तो इसका राइट आंसर है क्या, फोर्थ, अंतर्वैयक्तिक। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? पहला है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग करना चाहिए। ये तो होगा नहीं।
दूसरा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना है, ये है एक। दूसरा है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी राइट है। फोर्थ है बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षण लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या होगा। तो इसमें हम देखेंगे कक्षा में, पहला है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं, ये भी गलत है। थर्ड है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। फोर्थ है यह शिक्षण के लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। साथियों ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। पहला है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मापदंड। दूसरा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित अधिगम। तीसरा है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। चौथा है मानव निर्देश एवं मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन है विकास में व्यक्ति विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है वंशानुगत विशेषता के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। दूसरा है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। थर्ड है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करती है। फोर्थ है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है विकास की सटीक गति एवं प्रक्रिया जन्म के समय से ही निर्धारित होती है, तो ये क्या है, सही नहीं है। दूसरा है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तीसरा है ये सही है, व्यक्ति क्योंकि सब अलग अलग गति से क्या करते हैं, विकास करते हैं। विकास की तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास क्या होता है, तुलनात्मक रूप से क्या होता है, क्रमिक होता है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, घटित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला है विशिष्ट शिक्षा योजना। दूसरा है एक रूप निर्देशन। तीसरा है मानवीकृत प्रशिक्षण। चौथा है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, विशिष्ट शिक्षा योजना। इसमें है क्या, क्षतियुक्त और विशिष्ट बालकों का मुख्य धारा में शामिल करने से भी अधिक उनकी भलाई के विषय में सोचना समावेश का ध्येय है। समावेशित शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है और विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुमोदन करती है। यदि किसी विशिष्ट बालक को विशेष शिक्षा और सहायता की आवश्यकता होती है तो उसे विशिष्ट या अपंग न कहकर उसकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा तथा मदद दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अधिगमकर्ताओं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है अवधानात्मक कवि अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। दूसरा है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। तीसरा है पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने में कमी। चौथा है सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक
समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो इसमें है क्या? पहला है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, दूसरा है अहम केंद्रित बच्चों की, तीसरा है क्षतिग्रस्त बच्चों की, चौथा है सृजनात्मक बच्चों की। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, सृजनात्मक बच्चों की। अगला क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? पहला है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान देना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो बच्चे दृश्य रूप से बाधित हैं वो लिख नहीं सकते हैं। दूसरा है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियां का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियां का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड। साथियों, ये क्वेश्चन बार बार आपकी सीटेट एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे बाल विकास में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? पहला है प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरा है सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, तीसरा है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, फोर्थ है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता? पहला है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, तीसरा है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, चौथा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना। दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना जो इसमें क्या है, सही नहीं है। एक समस्या, पहला है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी राइट होगा। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये भी सही होगा। फोर्थ है उदाहरणों या गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, ये भी सही है। तो इसलिए थर्ड जो आंसर है वो क्या है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? पहला है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों से लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तीसरा है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। चौथा है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? तो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए के बजाय, पहला है अंक के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये तो रॉन्ग है। दूसरा है अधिगम लक्ष्य एवं प्रदर्शन लक्ष्य, ये क्या है, सही है। तीसरा है प्रदर्शन लक्ष्य और अधिगम लक्ष्य, ये भी गलत है। फोर्थ है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक के लिए लक्ष्य, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन से
बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? पहला है एक रूप है मानवीकृत प्रशिक्षण, ये भी गलत है। दूसरा है अन्वेषण एवं परिचर्चा। तीसरा है सूचनाओं का संचरण। चौथा है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। तो ये भी क्या गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, तो दूसरा है अन्वेषण है परिचर्चा, तीसरा है सूचनाओं का संचरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। थर्ड भी क्या होगा, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीति के उदाहरण है? पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। दूसरा है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। तीसरा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। चौथा है हम उम्र साथी को समझना। पांचवा है स्वयं से प्रश्न करना। तो इसका राइट आंसर है पहला। तो सभी इसमें क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? इनमें से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा है क्या, पहले वो देखेंगे। अभिप्रेरणा मुख्यतः दो प्रकार की होते हैं, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा से मोटे तौर पर तात्पर्य स्वतः अभिरुचि से होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उसकी अभिरुचि है तथा उस कार्य को करने में उसे खुशी मिलती है, तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति में आंतरिक अभिप्रेरण है। स्पष्ट है कि इस तरह का अभिप्रेरण तब कुछ ऐसे कारकों पर निर्भर करता है जो व्यक्ति में पाए जाते हैं तथा जिन्हें बाहर से प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है। अब दूसरा है बाह्य अभिप्रेरण। आंतरिक अभिप्रेरण से क्या है, भिन्न है। बाह्य अभिप्रेरण व्यक्ति के भीतर न होकर बाहर होता है तथा इसका संबंध पुरस्कार, वेतन, श्रेणी आदि से होता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए 10 रुपये मिलता है तो 10 यहाँ बाह्य अभिप्रेरण का क्या होगा, उदाहरण होगा। परंतु उस काम को करने से उसे कुछ संतोष, खुशी आदि होती है, तो इन आंतरिक अनुभूति को आंतरिक अभिप्रेरणा की संज्ञा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। वो क्यों है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है साथियों, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। दूसरा है केवल उदाहरण देने चाहिए। तीसरा है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। चौथा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। आज के लिए साथियों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो दिसंबर में होगा। तब नेक्स्ट वीडियो में आपको नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।